नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको बताते हैं कि क्या झूठ है, क्या सच है और साथ में लेकर आते हैं इंटरव्यूज दुनिया भर के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। आज एक खास बात, 3000 साल के से दुनिया भर में लाखों जान लेने वाला स्मॉल पॉक्स या चेचक, इसे 1978 में दुनिया भर से खत्म कर दिया गया एक वैक्सीन की वजह से, बस एक सुई की वजह से। और वैक्सीन की अहमियत इस बात से भी समझ में आती है कि ये कितनी अहम हमारे लिए हो जाती है इन बीमारियों को दूर करने के लिए। लेकिन हम इस अहमियत को अब भूल गए हैं। हम भूल गए हैं कि कैसे चेचक, खसरा, डिप्थीरिया जैसी बीमारियां हमारे बच्चों को लील जाती थी और स्वास्थ्य व्यवस्था लाचार नजर आती थी। यही धुंधली होती हुई याददाश्त वजह है कि अब एक बार फिर से एक नई थ्योरी चल पड़ी है, एंटी वैक्सीन थ्योरी। और कोरोना वायरस के बारे में अफवाह फैलाने वालों ने इस एंटी वैक्सीन लहर का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। कुछ लोग इस पैंडेमिक को बहुत बड़े स्तर पर की जा रही साजिश बताते हुए वैक्सीन के हिमायतों पर उंगली उठा रहे हैं। बिल गेट्स पर उंगली उठाई जा रही है, अमेरिका के डॉक्टर फॉची पर भी उंगली उठाई जा रही है। सरकारों और टीकाकरण कार्यक्रमों तक को इस साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। ये एक बहुत गलत बात है, क्योंकि हम आपको समझाने वाले हैं कि वैक्सीन या टीकाकरण जो इम्यूनाइजेशन है वो कितना अहम हो जाता है। भारत में इसका इतिहास देखिए, 1962 में पहली बीसीजी की वैक्सीन आई थी, इसको लॉन्च किया गया और 1977 में भारत चेचक मुक्त हो गया क्योंकि इसकी वैक्सीन थी और सबको वैक्सीन दी जा रही थी। 1978 में भारत में एक विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम या इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इसकी कोशिश ये थी कि बचपन में ही 80% बच्चों के अंदर रोकथाम कर दी जाए इन बीमारियों की। बीसीजी, ओरल पोलियो, डीपीटी ये टीके थे जो शुरुआत में दिए जा रहे थे और बड़े अस्पतालों और शहरों में ही ये वैक्सीन उपलब्ध थी, जिसकी वजह से इसकी कवरेज जो थी वो सीमित ही रही। फिर 1985 में यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसका लक्ष्य था देश के सभी बच्चों के टीकाकरण के तहत लाया जाए। ये एक बड़ा लक्ष्य था, मुश्किल लक्ष्य था। बीसीजी, डीपीटी, काली खांसी, टेटनस, ओरल पोलियो, खसरा, इन सब की वैक्सीन इसके तहत दी गई। 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन के लिए सरकार ने अपने आप को प्रतिबद्ध किया। WHO के साथ और 192 और देशों के साथ मिलकर उन्होंने कसम खाई कि हम इसको दूर करेंगे। 1994 में दिल्ली में पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू किया गया और 1995 में ये पूरे देश में ये प्रोग्राम फैला दिया गया। अब 2006 के बाद कई दूसरी वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो गया, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, मीजल्स की एक और डोज, जापानीज इंसेफेलाइटिस जो कि अभी असम में भी देखा जा रहा है। हर साल ये नॉर्थ ईस्ट में बहुत लोगों की जान लेता है, तो ये सब वैक्सीन इसमें जोड़ दी गई। अब हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था इसका क्या असर हुआ। अब भारत में जो बीमारियां होती थी, आप उसके आंकड़ों और उसके ग्राफ पर नजर डालिए। डिप्थीरिया, टेटनस, पोलियो, खसरा, काली खांसी, ये सारी बीमारियां, ये नीचे जो हम आपको ग्राफ दिखा रहे हैं रंग के हिसाब से आप देख सकते हैं कि इनकी जो लाइन है वो किस तरीके से जब शुरुआत हुई है टीकाकरण कार्यक्रम की 1980 के बाद से ये नीचे ही आ रही है। ये सारी लाइनें यानी कि कितने मामले रिपोर्ट किए जा रहे थे वो आप देख सकते हैं, हजारों में रिपोर्टिंग है। ये हम आपको जो नंबर्स दिखा रहे हैं वो किस तरीके से इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम के बाद 1978 के बाद से ये लाइन नीचे आ रही है। ये जताता है कि भारत में टीकाकरण कार्यक्रम का क्या असर हुआ है बीमारियों पर। लेकिन ये भारत की ही बात नहीं है, हम आपको अमेरिका, जिसको सब मानते हैं कि बहुत बड़ा देश है, धनी देश है, वहां सब कुछ है, उसका दिखाते हैं कि आखिर पोलियो का कितना असर वहां पर हुआ। वैक्सीन मिलने से पहले का हाल देखिए और वैक्सीन मिलने के बाद का हाल देखिए। ये वहां पर पोलियो के जो मामले आते थे और जो मौत होते थे उसका आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। और 1955 में पहली वैक्सीन जब आई है पोलियो की और 1963 में ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी जिसे हम कहते हैं, वो आई है। उसके बाद देखिए आप कितना असर आया। 1989 तक पोलियो मुक्त कर दिया गया, अमेरिका को इसकी घोषणा कर दी गई। ये असर है वैक्सीन का। हमने इसके बारे में डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता से बात की, जो कि यूके में NHS के डॉक्टर हैं और जो कि रिकवरी ट्रायल, बहुत बड़ी ट्रायल है, मेगा ट्रायल, उसका हिस्सा भी है, रिसर्च से जुड़े हुए हैं। उनसे पूछा कि आखिर वैक्सीन कितनी असरदार रही है भारत में भी और कितनी जरूरी है।
देखिए, वैक्सीनेशन किसी भी इंफेक्शियस डिजीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वैक्सीनेशन का जो मकसद है वो है कि हम अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को प्रिपेयर करें उस वायरस या उस बैक्टीरिया या उस डिजीज को फाइट करने के लिए। तो जो वैक्सीन है वो उस डिजीज को फाइट नहीं करती, हमारा इम्यून सिस्टम उसको फाइट करता है। लेकिन जो वैक्सीन है वो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करती है, बिकॉज जो वैक्सीन है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में जो वायरस है या जो डिजीज है उसको इंट्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी में, और उसके थ्रू हमारी बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो बढ़ता है, ताकि जब अगली बार हमारा कांटेक्ट हो उस डिजीज से तो हमारी बॉडी तैयार हो फाइट करने के लिए। सो वैक्सीनेशन किसी भी जो भी आज तक हमने वैक्सीनेशन देखी हैं, ट्यूबरकुलोसिस से लेकर पोलियो तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंडिया में, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन जो आबादी है हमारे कंट्री की वो है 1.3 बिलियन, एंड ऐसी आबादी में कोई भी इंफेक्शियस डिजीज बहुत जल्दी फैलती है, और इसलिए मास वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। कई कंट्रीज में, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं और इंडिया में भी एक्चुअली, कई लोग बिलीव करते हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो अच्छी नहीं है और कई साइड इफेक्ट्स होते हैं इसमें, और नेचुरल थेरेपीज का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन वैक्सीनेशन जो है अगेन बहुत ही सिस्टमैटिक ट्रायल के थ्रू जाती है। 5 से 10 साल लगते हैं वैक्सीन प्रोड्यूस होने में, और बहुत लोगों पे टेस्ट होती है, उनके साइड इफेक्ट्स टेस्ट होते हैं, उनके रिस्पॉन्सेज टेस्ट होते हैं। सो अगर कोई वैक्सीनेशन इस मार्केट में है जिसमें जो गवर्नमेंट ऑथराइज करती है किसी इंफेक्शियस डिजीज के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को फॉलो करें। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि कोरोना वायरस के अगर आपको कोई इलाज बता रहा है तो उसको सुनिए, लेकिन वैक्सीनेशन और जो एलोपैथिक इलाज है उनसे दूर मत होइए, बहुत अहम हो जाता है। डॉक्टर गुप्ता, कहीं ऐसा है कि हम लोग एक तरीके से पिछले 50 साल में ये भूल ही गए हैं कि कितने लोग मरते थे इन बीमारियों से, जितने भी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस हैं उनसे? कहीं ना कहीं पब्लिक की जो मेमोरी होती है वो बहुत छोटी होती है। एब्सोल्युटली, यस, बिल्कुल बिल्कुल। और हमने जो प्रोग्रेस करी है पिछले 100 सालों में, जब से पेनिसिलिन का इन्वेंशन हुआ, तब से लेकर अब तक हमने इन्फेक्शियस डिजीज और इन्फेक्शंस और जो डेथ रेट है बिकॉज ऑफ बॉडी इन्फेक्शंस, वो कितना कम हो गया है। आई मीन इट्स फिनोमिनल। वी हैव सेव्ड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइव्स बिकॉज ऑफ दिस। एंड आई थिंक दैट ये जो अफवाहें हैं कि वेस्टर्न मेडिकेशन जो है वो फॉलो नहीं होनी चाहिए और जो वैक्सीनेशंस हैं वो लोगों को हार्म पहुंचाती हैं, आई थिंक अगर आप नंबर्स देख लें तो आपको आंसर मिल जाएगा कि कितना बेनिफिट हुआ है ह्यूमन रेस को इन वैक्सीनेशन प्रोग्राम से। इंडिया का एग्जांपल ही अगर मैं दे सकता हूँ, पोलियो जो है वो बहुत ही पोलियो, हम आई थिंक हिंदुस्तान सिर्फ एक अकेला देश रह गया था जहाँ पे पोलियो इतना फैला हुआ था, और पोलियो प्रोग्राम जो WHO और इंडियन गवर्नमेंट ने करा, उसमें 10 साल में हमने पोलियो इरेडिकेट कर दिया अपनी कंट्री से, विच इज अ फिनोमिनल टास्क। एंड सिर्फ जो वैक्सीन थी, दैट वाज अ ओरल वैक्सीन, 2 बूंदें, जो आपको पता होगा, जो काफी फेमस प्रोग्राम हुआ था इंडिया में, एंड वो 2 बूंदों से वी इरेडिकेटेड पोलियो। सो बहुत ही इफेक्टिव होती हैं वैक्सीन्स। जी बिल्कुल, तो कितनी अहम होती हैं ये वैक्सीन्स, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना, टीकाकरण कितना अहम हो जाता है। और इस तरह की अफवाहों पर विश्वास ना कीजिए कि सिर्फ आयुर्वेद से या होम्योपैथी से इसका पूरा इलाज हो जाएगा। कीजिए अगर आपको करना है, लेकिन आप एलोपैथी से दूर बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, उसको ज़रूर अपनाएं। और हम बात करते हैं अब री इन्फेक्शन की। ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। कोरोना से ठीक होने के बाद क्या किसी शख्स को दोबारा कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है? दिल्ली में एक पुलिस वाले के दोबारा कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ये बहस दोबारा गर्मा गई है। पहली बार इस पुलिस इंस्पेक्टर को 13 मई को RT-PCR टेस्ट के जरिए पॉजिटिव पाया गया। उस वक्त उनमें लक्षण नहीं था, लेकिन बाद में हफ्ते भर बाद जब वो अस्पताल में रहे और उसके बाद 25 मई को घर आ गए, फिर काम पर चले गए, तो 10 जुलाई को उनको एक बार फिर से बुखार और खांसी हो गई। इस बार जब उनका एंटीजन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट हुआ तो फिर से पॉजिटिव पाए गए। अब सवाल उठता है कि क्या कोरोना होने के बावजूद उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं बनी थी, या वो कमजोर इम्यूनिटी थी, या फिर खत्म हो गई थी, या फिर जो उनका पहला टेस्ट किया गया था उसका नतीजा कहीं ना कहीं फॉल्स पॉजिटिव तो नहीं था। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमने हार्वर्ड ग्लोबल हेल्थ इंस्टीट्यूट के फैकल्टी डायरेक्टर हैं आशीष झा,
उनसे भी ये सवाल पूछा कि कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी कुछ हफ्तों में गायब हो सकती है, क्या ये ऐसा है? सुनिए क्या कहा। इस वायरस की इम्यूनिटी को लेकर बहुत काम किया जा चुका है। मैंने पूरी स्टडी देखी है। मैं बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि इस वायरस की इम्यूनिटी के कई पहलू हैं जिसे हम नहीं समझते। एंटीबॉडी भी इसी का हिस्सा है। सेल्यूलर इम्यूनिटी या टी सेल इम्यूनिटी जैसी भी कोई चीज़ होती है। दूसरी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और मुझे संदेह है कि उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसलिए विज्ञान को अपना काम करने दें। सभी साइंटिफिक स्टडी के बारे में मेरी सबसे अच्छी समझ यही है कि लोगों में पक्के तौर पर कुछ समय के लिए इम्यूनिटी जरूर बनती है। यह वायरस नया है, इसलिए मैं यह नहीं कहूंगा कि 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे या फिर 1 साल लगेगा। हो सकता है कि कुछ लोगों में बहुत ज्यादा इम्यूनिटी नहीं होती है, लेकिन अधिकतर लोग जो संक्रमित होते हैं उनमें कुछ समय के लिए इम्यूनिटी बनती जरूर है। तो चलिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर यतिन मेहता, चेयरमैन वेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल केयर के जुड़ गए हैं। डॉक्टर मेहता, ये चिंता की बात है कि अगर री इन्फेक्शन देखा जाएगा तो इससे लोगों के अंदर डर बढ़ रहा है कोरोना वायरस को देख के। आपने री इन्फेक्शन के बारे में अब तक जो पढ़ा सुना है उसके बाद आप क्या मानते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा हाइप ज्यादा है। री इन्फेक्शन का रेट अभी तक ऐसा कुछ एस्टेब्लिश है नहीं। और आरटीपीसीआर जो लेते हैं गले से या नाक से सैंपल जो लेते हैं, अगर वो सैंपल ठीक से नहीं लिया गया तो वो नेगेटिव आएगा। और अगर दूसरी बार लिया गया और वो पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा उसको इन्फेक्शन हो गया। वर्ल्ड लिटरेचर में कोई ऐसे केसेस रिपोर्टेड नहीं है। कोरिया में कुछ थे, चाइना में 3 केसेस ऐसे थे जो कोविड हुआ, जो ठीक हो गए, घर चले गए, फिर दोबारा टेस्ट किया आरटीपीसीआर, पहले जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव आया, वो तीनों को भर्ती किया गया हॉस्पिटल में। पब्लिश्ड रिपोर्ट है। सीटी स्कैन किया गया जिसमें जो लंग, जो फेफड़ों में जो डैमेज हुआ था वो इंप्रूव हो रहा था। पेशेंट्स को कोई सिम्टम नहीं थे, सिर्फ उनका आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया था। इसलिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो सैंपल कलेक्शन भी ठीक गलत हो सकता है, उसकी वजह से भी दोबारा पॉजिटिव आ सकता है। मेरे कुछ मरीजों में नेगेटिव आया और फिर दोबारा हफ्ते बाद पॉजिटिव आया। इसका मतलब ये नहीं है कि री इन्फेक्शन हुआ है। दूसरी बात ये कि 1-2% लोगों में एंटीबॉडी कम हो जाती है, बहुत जल्दी कम हो जाती है, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में कम हो जाएगी। लेकिन 90-95% मरीजों में एंटीबॉडीज कुछ महीने तक रहेगी, जिससे वो सीजन में इन्फेक्शन उनको दोबारा नहीं हो सकता। और तीसरी बात ये कि री इन्फेक्शन हुआ तो भी कितना सीरियस होगा ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि सेल्यूलर इम्यूनिटी भी होती है। अगर आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं हुए फिर भी सेल्यूलर इम्यूनिटी होती है, मेमोरी। जी डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपका। अब आवाज थोड़ी सी चली गई है, लेकिन बहुत अहम बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि री इन्फेक्शन बार बार नहीं देखा गया है, ये अभी जो एविडेंस है वो कम है इसके बारे में कुछ कहने के लिए। चलिए, अब वक्त आ गया है आपके सवालों के जवाब देने का, जिसके लिए हमारे साथ डॉक्टर विवेक नांगिया जुड़ गए हैं, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल से हैं। पहला सवाल ले लेते हैं, जो कि माधव ने पूछा है पटना से। मैं माधव बीटा, पटना, बिहार से हूँ। हमारे क्षेत्र में काफ़ी कोविड-19 के पेशेंट मिल चुके हैं और हर एक पेशेंट में अलग लक्षण पाए जा रहे हैं। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जो भी पेशेंट यहाँ पर हैं कोविड-19 के, क्या सभी पेशेंट को एक ही दवा दी जा रही है या उनके लक्षण के अनुसार उनके दवा चेंज हो रहे हैं? जैसे किसी पेशेंट को फीवर है, किसी को कफ है, किसी को सूखी खांसी है, तो क्या उनके सिम्टम के अनुसार, उनके लक्षण के अनुसार दवा भी चेंज हो रहे हैं या हर कोविड-19 के पेशेंट को एक ही दवा दी जा रही है? डॉक्टर नांगिया जी, एक तो पहले मैं करेक्ट कर दूं कि मैं मैक्स हॉस्पिटल से हूँ, फोर्टिस में नहीं हूँ। माफ कीजिएगा। नहीं कोई। अच्छा, दूसरी बात ये कि जैसे इन्होंने सवाल पूछा कि लक्षण के हिसाब से, लक्षण जो है बेसिकली जो सबसे कॉमन लक्षण हम देख रहे हैं, बुखार आता है मरीज को, खांसी रहती है, सोर थ्रोट हो सकता है, और अभी तो कुछ मरीजों में ऐसा भी देख रहे हैं हम कि उनके टेस्ट और स्मेल की जो क्षमता है वो खत्म हो गई है बिल्कुल भी। एंड बॉडी एक्स बहुत ज्यादा देखे जाते हैं इन सब मरीजों में। जब तक तो ये सारे सिम्टम्स हैं तब तक तो स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन फॉलो होता है, एक ही प्रकार की दवाइयां हैं। ये भी हमें समझना है कि अभी तक कोई ऐसी एंटी कोरोना वायरस दवाई नहीं हमें प्राप्त हुई है जिसकी वजह से, मतलब जो हम सब मरीजों को दे सकते हैं। सबका अलग अलग माननाएं हैं, धारणाएं हैं।
एंड एक्सपेरिमेंट्स अभी भी चल रहे हैं पेशेंट्स के ऊपर, ये देखने के लिए कौन सी दवाई बेस्ट सूट करेगी। सो कोई एक स्पेसिफिक एंटीवायरल या एंटी कोरोना मेडिकेशन तो अभी भी हमारे पास नहीं है, पर जब तक लोगों को ये वाले सिम्टम्स हैं तब तक तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दिए जा रहे हैं, अनलेस कि कोई हाई रिस्क ग्रुप में फॉल करता है, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, लंग डिजीज है, या एज ज्यादा है, 55-60 साल से उम्र ज्यादा है, उन लोगों के लिए कुछ एडिशनल दवाइयां यूज करते हैं। पर एक बारी सांस फूलने लगता है, अगर मरीज की ऑक्सीजन ड्रॉप होनी शुरू होती है, तो फिर इन मरीजों में हम स्टेरॉइड्स और कुछ और स्पेसिफिक थेरेपीज हैं जैसे कि टोसिलिजुमैब है, प्लाज्मा है, तो उन सब में वो यूज किया जाता है। सो हम मरीजों को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। माइल्ड मरीजों के लिए सिम्टम अनुसार दवाई दी जाती है। मॉडरेट एंड सिवियर कैटेगरी में फिर जो कुछ जो स्पेसिफिक दवाइयां हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक, तो चलिए अगला सवाल ले लेते हैं डॉक्टर नांगिया। प्रदीप प्रीत हैं इलाहाबाद से, वो सवाल पूछ रहे हैं। मेरे पास कोरोना से संबंधित 2 तरह के सवाल हैं। पहला कि होम आइसोलेशन की प्रक्रिया क्या है और यह इस बीमारी से बचाने में किस प्रकार से प्रभावी है। दूसरा, इस बीमारी पर उम्र का क्या प्रभाव है। होम आइसोलेशन और उम्र, इसके बारे में वो जानना चाहते हैं। होम आइसोलेशन बेसिकली हम उन लोगों के लिए करते हैं जो स्टेबल होते हैं, जिनके माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, माइल्ड कैटेगरी में होते हैं और कोई ज्यादा रिस्क फैक्टर नहीं है कि बीमारी सडनली वर्सन हो सकती है। उन लोगों के लिए हम होम आइसोलेशन रेकमेंड करते हैं। होम आइसोलेशन का मतलब है कि एक कमरा जिसके साथ अटैच टॉयलेट हो, उसके अंदर मरीज को रखें। मरीज हर समय मास्क पहन के रहें। स्पेशली जब भी कोई बाहर से आ रहे हैं अंदर उनको खाना हैंड ओवर करने के लिए या कुछ सफाई के लिए कमरे की, तब उस टाइम पे तो डेफिनेटली मास्क पहन के रहें। उस कमरे की वेंटिलेशन अच्छी हो, धूप अगर आ सकती है तो और अच्छा है, नहीं तो विंडो हो या एग्जॉस्ट फैन हो, वो बहुत जरूरी है। कमरे के अंदर की सफाई जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से करें या लाइसॉल आता है उससे सफाई करें। इस मरीज को जब आपको केयर देनी है तो हमेशा जब भी अंदर जाना है, वैसे तो अवॉइड ही करें अंदर जाना, पर अगर जाना पड़ता है तो प्रेफरेबली मास्क पहन के जाएं, अपने आप को पूरी तरह से कवर करके जाएं और फिर वापस आके हैंड वॉश जरूर करें, सैनिटाइज करें एंड क्लीन रखें अपने आप को। एक तो ये है। दूसरा सवाल क्या था इनका, मैं भूल गया। उम्र का कितना असर पड़ता है। सो बेसिकली ये देखा गया है कि जो एल्डर्स हैं जिनकी 60 साल से उम्र ज्यादा है, उनमें कॉम्प्लिकेशन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। सो उन केसेस में ये भी है कि अगर होम आइसोलेशन है तो एक चिकित्सक के सुपरविजन में रहें कंप्लीटली, जो कॉन्स्टेंटली आपको सुपरवाइज कर सकें, आपका केयर कर सकें। घर पे ऑक्सीजन के लिए आजकल एक पल्स ऑक्सीमीटर डिवाइस आता है, छोटा सा डिवाइस होता है, वो लेके अपने साथ रखें और ऑक्सीजन मॉनिटर करते रहें। 3-4 सिम्टम्स हैं जिनके लिए आपको केयरफुली वॉच करना है कि मरीज को अगर ब्रेथलेसनेस बढ़ रही है, सांस में तकलीफ ज्यादा बढ़ रही है, खांसी परसिस्टेंट रह रही है या फीवर हाई ग्रेड रह रहा है, अगर स्किन में ब्लूइश होने की प्रोबेबिलिटी हो रही है या फिर ऑक्सीजन लेवल्स बॉडी के 94% से कम हो रहे हैं, तो फिर ऐसे मरीज को घर पे ना रखें और इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करें। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नांगिया। तो चलिए जाते जाते अब वक्त आ गया है आपको कुछ अहम आंकड़े दिखाने और समझाने का। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भारत में जो कोरोना की ग्रोथ रेट है, यानी कि उसके बढ़ने की दर, उसकी क्या स्थिति है। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आज की स्थिति या माफ कीजिएगा 26 जुलाई की स्थिति वो 3.6% की दर से बढ़ रहा है कोरोना। लेकिन यही जो दर थी वो 4 हफ्ते पहले की अगर आप देखेंगे तो वो 1.9% थी। तो एक बड़ा उछाल देखा गया है। करीब अगर आप 1 महीने के अंदर देखें तो भारत में कोरोना फैलने का जो दर है वो बढ़ रहा है। ये हमारे लिए चिंता की बात है और इसलिए भी चिंता की बात हो जाती है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं दुनिया भर से। अब दुनिया में अलग अलग देशों के हम आपको रेट्स दिखाते हैं। तो ग्रोथ रेट जो अमेरिका का है वो 1.7% है और यहाँ आप समझ लीजिए यहाँ सबसे ज्यादा मामले हैं और ऐसे में इनका ग्रोथ रेट कम है अभी हमसे। ब्राजील, इसका ग्रोथ रेट पिछले 3-4 दिन में बहुत ज्यादा बढ़ा है, अब 2.4% पे पहुंच गया है। और आप ये कर्व भी देख सकते हैं जो नीचे देख रहे हैं आप, हम आपको एक लाइन ग्राफ के जरिए पिक्टोरियली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बढ़ रहा है। भारत में ये कर्व सीधा ऊपर जा रही है 3.6% के साथ। अब रूस को देखिए, रूस में ये 0.7% है। इन्होंने अपनी कर्व को एक तरीके से फ्लैटन कर दिया है।
तो ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग देशों के ग्रोथ रेट के जरिए कि किस तरीके से हमारे देश का ग्रोथ रेट चिंताजनक है, क्योंकि दुनिया भर में संक्रमण की रफ्तार इस वक्त 1.3% है। तो ऐसे में हमें इसको कंट्रोल करना होगा और हमारी सरकार को यह समझना होगा। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।